everyone, welcome back to Arrive Online Classes. This is Praveen here एंड आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के लिए वीडियो की। और बायोलॉजी का जैसे कि क्लास +2 का मैंने रिवीजन सीरीज़ चला है, अभी जो शुरू किया है मैंने, उसके हम जो है 10 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं क्विक रिवीजन सीरीज़ में, ठीक है। और यहाँ पे मैं आज बता दूँ, हम यूनिट करेंगे इसकी जो सेकंड लास्ट यूनिट है, और इस यूनिट के जो है 2 चैप्टर्स हैं जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, और ये दोनों टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं। दैट इज़ योर बायोटेक्नोलॉजी। मतलब आज की जो वीडियो रहने वाली है वो बायोटेक्नोलॉजी से होगी। बायोटेक्नोलॉजी यूनिट में ये 2 चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, तो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। और ये जो बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन है, यहाँ से क्वेश्चन टेक्निकल टर्म्स से क्वेश्चंस और कुछ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि पहले चैप्टर में प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस हैं। जो इसके प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस हैं उनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है, और उनके जो क्वेश्चंस हैं, अगर आपको कंसेप्ट की नॉलेज है तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो हम यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आ रखे हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगी। साथ में अगर कोई इंपॉर्टेंट टर्म है उसका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। मतलब आप इस पूरी वीडियो को जब पूरा देख लोगे तो आपको पूरा जो बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन है वो सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमें पता है बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। बायो प्लस इसमें क्या टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। बायोलॉजिकल चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, बहुत सारे प्रिंसिपल, बहुत सारे प्रोसेसेस का यूज़ करना, डीएनए के साथ मैनिपुलेशन करना, ये सारी चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी में आती हैं। एक डेफिनेशन एनसीईआरटी में गिवन है जो कि दी हुई है, दैट इज़ EFB। आप फुल फॉर्म लिख लेंगे इसकी, दैट इज़ यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इन्होंने साइंटिस्ट ने मतलब मिलके एक कलेक्टिव, इस फेडरेशन ने क्या दिया है, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन मैं वो बता देती हूँ। दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल पार्ट्स देयर ऑफ द मॉलिक्यूलर एनालॉग्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। विच मीन्स हम क्या करेंगे, साइंस का इस्तेमाल करके उसमें किस किस का ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कोई सेल हो सकता है, या कोई पार्ट हो सकता है, बॉडी पार्ट, इनके साथ मॉलिक्यूलर लेवल पे इसकी एनालिसिस करने के बाद, कुछ इसमें मैनिपुलेशन करने के बाद ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि ह्यूमन सर्विसेज के लिए बेनिफिशियल हो। अब इस चैप्टर में स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन है और कुछ ज़्यादा वहाँ से 1-2 पेज से नहीं आता। मेन यहाँ पे जो टॉपिक रहता है चैप्टर में, फर्स्ट है मैं डिस्कस करूँगी एंजाइम। स्पेशल एंजाइम्स होते हैं और वो हैं क्लास न्यूक्लियेजेस एंजाइम, ठीक है। न्यूक्लियेजेस एंजाइम की आप हेडिंग डालेंगे। मेनली इन एंजाइम को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और वो 2 कैटेगरी हैं। फर्स्ट आपका रहता है दैट इज़ एक्सोन्यूक्लियेजेस एंड सेकेंड वन इज एंडोन्यूक्लियेजेस। अब ये दोनों ही एंजाइम एक पर्टिकुलर काम करते हैं। क्या काम, दैट इज़ डीएनए को क्या करेंगे, ये कट करेंगे। जब जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी में हमें डीएनए की ज़रूरत है, डीएनए की पीस वहाँ से हमें चाहिए, तो उसको हमें कट करना पड़ेगा स्पेसिफिक साइट से या फिर एंड पोर्शन से। तो उसको वहाँ से लेने के लिए हम इन 2 एंजाइम का यूज़ करते हैं, एक्सोन्यूक्लियेजेस एंड एंडोन्यूक्लियेजेस। लेकिन इन दोनों का यूज़ एंडोन्यूक्लियेजेस का कब होता है, एक्सो का कब होता है। देखो, मान लो ये कोई डीएनए है, अगर इस डीएनए का हमें एंड वाला पोर्शन चाहिए, ठीक है, सिर्फ हमें एंड वाला पोर्शन चाहिए, ठीक है, तो मतलब बाहर से ही, ठीक है, ये इसका बाहर वाला एरिया हो गया। तो क्या होगा, वहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम काम करेगा और वहाँ से क्या करेगा, लास्ट वाला पोर्शन डीएनए का कट कर देगा। अगर जो है हमारे पास डीएनए पोर्शन का कोई स्पेसिफिक, जैसे मान लो यहाँ पे ये वाला पोर्शन हमें चाहिए, तो एंजाइम को इस पोर्शन पे काम करना पड़ेगा, और वो एंजाइम होते हैं एंडोन्यूक्लियेजेस एंजाइम। तो क्वेश्चन यहाँ से कैसे रहता है, दैट इज नेम द एंजाइम दैट कट द डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशन, और आंसर हो जाता है आपका एंडोन्यूक्लियेजेस एंजाइम।
और अगर पूछा जाए कि स्पेसिफिक एंड ना हो, उसके एंड वाला पोर्शन है जो, ठीक है, डीएनए एंड पे अगर काम करता है उसको एक्सोन्यूक्लियेसिस एंजाइम यहाँ पे आपका आंसर होगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे, डीएनए जो करता है, अब यहाँ पे मैंने कहा कि स्पेसिफिक साइट पे कट करेगा, कौन, एंडोन्यूक्लियस साइट। तो ये स्पेसिफिक साइट कौन सी होती है, डीएनए का पर्टिकुलर क्या होगा, सीक्वेंस होगा, कोई सीक्वेंस होगा पर्टिकुलर। अब उस सीक्वेंस को क्या टर्म दी गई यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज, एक सेकेंड, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ये क्या है, ये डीएनए का पर्टिकुलर एक ऐसी साइट है जिसको एंडोन्यूक्लियेसिस एंजाइम जो है रिकॉग्नाइज करते हैं। और इसमें भी एंडोन्यूक्लियेसिस में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज आप लिख लेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस करके आता है, ठीक है, पूरा नाम इसका। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो पैलिंड्रोमिक स्पेसिफिक साइट पे काम करता है। सिंपल एंडोन्यूक्लियस भी दिया जा सकता है आपको ऑप्शन में, लेकिन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इसका फुल नेम है, राइट। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, ये जो मैंने बताया पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, ये होते क्या है। फॉर एग्जांपल ये ऐसे सीक्वेंस होते हैं, मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रही हूँ, दैट इज मलयालम। अब ये जो वर्ड है इसे ध्यान से देखो, अगर इस वर्ड को स्टूडेंट इस साइड से पढ़ा जाए, मलयालम पढ़ा जा रहा है, अगर यहाँ से MAL यहाँ से शुरू करूँ मैं पढ़ना, तब भी ये मलयालम है। अब डीएनए का सेम ऐसा ही सीक्वेंस, जिसको अगर यहाँ से पढ़ेंगे तो भी सेम रहेगा, यहाँ से पढ़ेंगे तो भी सेम रहेगा। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने सीक्वेंस लिखा GAATTC, ओके, ये सीक्वेंस हो गया। अब इसका जो कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए, इसके सामने बॉन्ड जो बनेंगे, दैट इज यहाँ पे G के साथ बॉन्ड हमेशा C बनाता है, A के साथ T, और यहाँ पे A के साथ फिर से T आ जाएगा, और यहाँ पे A दैट इज एडेनिन, T फॉर थायमिन, G फॉर ग्यूरिन एंड C फॉर साइटोसिन, यहाँ पे G आ जाएगा। और बॉन्ड भी आपको मैंने कहा है ध्यान में रखना है, यहाँ पे ग्वानिन और जो साइटोसिन है ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, एडेनिन और थायमिन डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, ये पूरा एक सीक्वेंस है, डीएनए का डबल स्टैंड है, ऐसा तो नहीं सिंगल स्टैंड, एक स्टैंड ये रहा, दूसरा स्टैंड ये रहा। अब ये दोनों ही स्टैंड पे आप ध्यान से देखोगे, अगर इस सीक्वेंस को आप इस तरीके से देखोगे तब भी ऐसा ही आ रहा है, GAATTC, और यहाँ से देखोगे तब भी ऐसा आ रहा है, GAATTC। तो ये सीक्वेंस है आपका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ये आप ध्यान में रखेंगे। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट इज, अब क्या रहता है, मान लो कोई डीएनए है, ये डीएनए है, इसका हमने एक एंड जो है कट कर लिया है, अब हमें दूसरा डीएनए इसके साथ जो है वो बाइंड करना है, ठीक है, दूसरा डीएनए बाइंड करना है। मान लो इस सीक्वेंस को हमने इस वाले सीक्वेंस के साथ बाइंड करना है, ये हमारा पेरेंटल डीएनए है, और ये कोई मान लो एस्केरिचिया का कोलाई का जो है जिसमें हमने कोई मैनिपुलेशन करी है डीएनए को, उसमें ऐड करना है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि अब ये क्या करेगा, ये वाला एंड आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, स्टिक कर जाएगा। जिस फॉरेन ऑर्गेनिज्म का डीएनए हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पेरेंटल में, ठीक है, उस एंड को, जो एंड यहाँ आके जुड़ेगा, उस एंड को हम स्टिकी एंड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, स्टिकी एंड। अब ये एंड जब यहाँ पे आएगा तो जुड़ेगा, क्या होगा, ये जुड़ेगा, मतलब प्लस हो जाएगा, तो बाइंडिंग करेगा। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम करेगा, दैट इज लाइगेज। आपने याद रखना है, लाइगेज एंजाइम क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन में आपने ध्यान रखना है, स्टिकी एंड लाइगेज एंजाइम। नेक्स्ट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का नेक्स्ट टॉपिक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आप नोट करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेनली हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, इसीलिए यहाँ पे टर्म इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ किया जाता है। हम क्या करते हैं, एक प्लेट में, फटाफट इसको क्लियर कर देती हूँ, वाल्व्स बनाते हैं, उसमें क्या कर देते हैं हम, डीएनए को
इसमें वाल्व बनाते हैं और इस प्लेट में डीएनए को डाल दिया जाता है, ठीक है। अब जो क्या होता है वहाँ पे जब इलेक्ट्रिसिटी मूव होती है, इलेक्ट्रिसिटी हम अप्लाई करते हैं उसमें, तो क्या रहता है यहाँ पे वाइब्रेशन जो होती हैं और डीएनए क्या करता है, मूव करता है। डीएनए क्या करेगा, मूव करेगा। और आप देखोगे कि जो ये डीएनए है, डीएनए फ्रेगमेंट्स, डीएनए क्या है, डीएनए न्यूक्लिक एसिड है और ये नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। याद रखना डीएनए पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और ये मूव करते हैं एनोड की तरफ, ठीक है। जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो एनोड की तरफ मूव करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन और क्या आपने याद रखना है कि यहाँ पे एग्रोज जेल हम यूज़ करते हैं। जो वेल्स बनाए जाते हैं उनमें एग्रोज का हम यूज़ करते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अब उस प्लेट में हमने जो डीएनए स्टैंड्स, जो पीसीस कट करके डाले हैं, ये हमें ऐसे नहीं दिखाई देते हैं। इनको हमें क्या करना पड़ता है, इनको हमें डाई करना पड़ता है। इनको डाई करने के लिए या इनको पर्टिकुलर कलर देने के लिए हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डाई का यूज़ करते हैं। अब ये क्वेश्चन रहता है डीएनए को डाई करने के लिए, या हम कह सकते हैं उसको स्टेन करने के लिए, उसको स्टेनिंग के लिए कौन सी डाई यूज़ करते हैं, दैट इज़ इथिडियम ब्रोमाइड। वेरी इंपॉर्टेंट, इथिडियम ब्रोमाइड जो ऑरेंज या येलोइश कलर, ठीक है, डाई है जो इसको डीएनए को ये कलर प्रोवाइड करती है। एनसीईआरटी में आपका ऑरेंज कलर लिखा हुआ है। अब क्या होता है, ये जब डाई दी जाती है, ये स्टेन प्रोवाइड होगा, तो इसको दिखने के लिए क्या होता है, यूवी लाइट्स वहाँ पे यूज़ की जाते हैं। यूवी लाइट्स डालेंगे उन पे बैंड्स पे, जो कलर वो आपके डीएनए के बैंड होंगे, तब आपको ये कलर डाई दिखेगी। इसके बाद क्या होगा, अब इस प्लेट पे एक और टर्म यहाँ पे बता रही हूँ, इस प्लेट पे ये जो फ्रेगमेंट्स हैं डीएनए के, इनको एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस को, इनको हम एग्रोज जेल से निकाल लेंगे जब, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इल्यूशन। ये भी यहाँ पे टर्म आप लिख लीजिए। मैं सब शॉर्टकट में बता रही हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ पे आ जाए, क्वेश्चन भी निकल आए और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बन जाए। नेक्स्ट, वैसे यहाँ पे वेक्टर वाला टॉपिक है। वेक्टर्स से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता भी नहीं है फॉर एचपी टैट, राइट। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि वेक्टर क्या है। वेक्टर एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पर्टिकुलर जो कट पीस है डीएनए का, ठीक है, या आप यहाँ पे फ्रेगमेंट कह सकते हो इसको, जो फ्रेगमेंट हो उसको ले जाने का काम करती है होस्ट सेल में। बस इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब मान लो जो ये डीएनए है ये हमने बना दिया, अब हमें इसको पर्टिकुलर किसी होस्ट में इंट्रोड्यूस करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि हमें क्या करना है, एनिमल या किसी प्लांट में इसको डालना है, तो क्या होगा, डीएनए एक, यहाँ पे आप नोट करोगे डीएनए क्या है, हाइड्रोफिलिक, जो है हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, जिसकी वजह से ये सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकता, ठीक है। हाइड्रोफिलिक होने की वजह से डीएनए सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म का यूज़ किया जाता है और वो मेथड्स हैं। फॉर एग्जांपल, वन इज माइक्रो इंजेक्शन, अनदर वन इज बायोलिस्टिक्स, जिसको और क्या कहते हैं, बायोलिस्टिक्स को जीन गन। इन दो प्रोसेसेस के थ्रू डीएनए को इंट्रोड्यूस किया जाता है होस्ट सेल में। माइक्रो इंजेक्शन में ये होता है कि डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू क्या किया जाता है, डीएनए को इंजेक्ट कर दिया जाता है इनटू द न्यूक्लियस। ये ध्यान रखना, काहे में इंजेक्शन करेंगे तो, लेकिन किस में, न्यूक्लियस में डालेंगे उसको, ठीक है, न्यूक्लियस में। सेकेंड मेथड है बायोलिस्टिक, और जिसको हम कह रहे हैं जीन गन। इसमें क्या होता है, इसमें हम यूज़ करते हैं माइक्रो पार्टिकल्स, किसके, गोल्ड के और टंगस्टन के। हम माइक्रो पार्टिकल्स लेंगे टंगस्टन या गोल्ड के और उस पर कोट कर दें, मतलब जो हमारा डीएनए है इसको कोट कर देंगे हम इन पार्टिकल से, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, उनकी बम्बार्टमेंट करेंगे विद वेरी हाई वेलोसिटी, किसमें, डीएनए को जो है, जो विद डीएनए है उसकी बम्बार्टमेंट किस में करेंगे, सेल के अंदर जो आपका न्यूक्लियस है वहाँ पे। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो सेल्स हैं उनको वो डीएनए मिल जाएगा, ठीक है। सिंपली ये सिंपल मेथड रहता है, मतलब कि ये आपका मान लो डीएनए है, इसको हमने कोट कर दिया मान लो गोल्ड और टंगस्टन के साथ। इसके बाद हम कोई भी सेल है इसके ऊपर इसकी बम्बार्टमेंट करेंगे और इस डीएनए को इस सेल में इंट्रोड्यूस करेंगे। यही बायोलिस्टिक और जीन गन मैकेनिज्म है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जब हम डीएनए को आइसोलेट करेंगे, पहले अगर हमें डीएनए चाहिए तो उसको कहीं से आइसोलेट भी तो करना पड़ेगा। आइसोलेशन के लिए क्या होता है, डीएनए के साथ बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स भी एग्रीगेट होते हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ पे एंजाइम हो सकता है, कोई प्रोटीन हो सकती है, कोई पॉलीसेकेराइड लिपिड हो सकता है। उनको हटाने के लिए, ठीक है, हम स्पेसिफिक एंजाइम्स का यूज़ करते हैं। तो आपने कुछ एंजाइम ध्यान में रखने हैं। यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया में, यहाँ पे बैक्टीरिया में हम कौन से एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ लाइजोजाइम। लाइजोजाइम एंजाइम का हम बैक्टीरिया में यूज़ करते हैं, ठीक है। और सेकंड आप लिखेंगे सेल्यूलेज। सेल्यूलेज एंजाइम, सेल्यूलेज एंजाइम का जो है यूज़ किया जाता है प्लांट सेल में। और इसके बाद आप लिखेंगे नेक्स्ट वन इज काइटिनेज, दैट इज इन फंगस। नाम से पता लग रहा है क्योंकि काइटिन जो है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल वॉल ऑफ फंजाई, और वहाँ से उसको डिग्रेड करने के लिए, इन जैसे सेल वॉल को डिग्रेड करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे, इस एंजाइम का यूज़ करेंगे ताकि हम जेनेटिक मटेरियल वहाँ से अच्छे से एक्सट्रैक्ट आउट कर सकें। नेक्स्ट इज़, अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है। वैसे अभी मैं इम्पॉर्टेंट ही चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ, दैट इज़ पीसीआर। पीसीआर की फुल फॉर्म याद रखेंगे, दैट इज़ योर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये प्रोसेस होता क्या है, मतलब इसमें हम क्या करेंगे, डीएनए की पॉलीमरेज मतलब बहुत ज़्यादा, चेन रिएक्शन बहुत सारी बार बार उसकी रिएक्शंस करेंगे जहाँ हमें डीएनए की बहुत सारी क्या मिल जाएं, कॉपीज़ मिल जाएं। अब इस प्रोसेस की कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप याद रखोगे। इसमें 3 मेन प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज डीनेचुरेशन, सेकंड प्रोसेस इज एनिलिंग, एंड थर्ड प्रोसेस इज एक्सटेंशन। ओके, सो फर्स्ट जो इसका डीनेचुरेशन होता है, मतलब डीएनए का जो पीस है उसको डीनेचर करना है, हीट करेंगे उसको वेरी हाई टेम्परेचर पे, वो हो गया डीनेचुरेशन। डीएनए के बॉन्ड हमने तोड़ दिए, ये मैं हटा रही हूँ। डीएनए के क्या करें, हमने बॉन्ड तोड़ दिए, अब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो चुके हैं। अब एनिलिंग क्या है, एनिलिंग हम क्या करेंगे, कंप्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड्स की रीज्वाइनिंग करेंगे, मतलब इसके साथ न्यू डीएनए स्ट्रैंड जो है हम ज्वाइन कराएंगे, मतलब आर्टिफिशियली टेक्नोलॉजी के थ्रू, इसको हम एनिलिंग कहते हैं। ओके, और इसमें जो है बहुत सारे एंजाइम और बहुत सारे अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, एक एंजाइम का नाम याद रखना है, दैट इज़ टैक पॉलीमरेज। वो एनिलिंग प्रोसेस में ऐड किया जाता है। टैक पॉलीमरेज नाम यहाँ पे आप याद रखोगे। ये टैक पॉलीमरेज क्या है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हीटिंग किया हमने वेरी हाई टेम्परेचर, मैंने कहा आपको वेरी हाई टेम्परेचर है वहाँ पे, तो ये जो टैक पॉलीमरेज है ये एक जो है थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से लिया हुआ एक ऐसा क्या है आपका एंजाइम है। कौन सा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का नाम भी लिख लेंगे आप, थर्मस जो है एक्वाटिकस, ये एक बैक्टीरिया है। इससे हमने क्या किया, इसको एक्सट्रैक्ट करा टैक पॉलीमरेज को, जो कि हाई टेम्परेचर पे भी एक्टिव होता है। अदरवाइज आपको पता है मोस्ट एंजाइम 40 डिग्री सेल्सियस के बाद अपना काम करना बंद कर देते हैं। ओके, तो हमने दूसरे प्रोसेस में देखा टैक पॉलीमरेज ऐड किया, एनिलिंग उसको कहा। इसके बाद क्या करते हैं, हम एक्सटेंशन करते हैं। एक्सटेंशन मतलब कि जो हमने डीएनए स्ट्रैंड बनाया, ठीक है, उसमें जो न्यू स्ट्रैंड बनाया उसको एक्सटेंड करेंगे और पूरा डीएनए का स्ट्रैंड जो है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसी को एक्सटेंशन कहते हैं, मतलब सिंथेसिस ऑफ कंप्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड, कंप्लीट सिंथेसिस। इसके बाद लास्ट स्टेप हम क्या करते हैं, एम्प्लीफिकेशन करते हैं। एम्प्लीफिकेशन करेंगे मतलब हम बहुत सारी कॉपीज़ बना लेंगे। इवन एनसीईआरटी में गिवन है कि हम बिलियंस ऑफ कॉपीज़ जो है इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो आपका कंसेप्ट है इस चैप्टर का, दैट इज़ बायोरिएक्टर।
तो ये जो बायोरिएक्टर होता है, इसके मेन क्वेश्चन यही है कि इसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हम जो है फर्मेंटेशन के लिए सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। इसके लिए इसको यूज़ करने के लिए ऑप्टिमम कंडीशंस का होना ज़रूरी होता है। जैसा प्रोडक्ट बनाना है वैसी कंडीशंस होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें हैं। यहाँ से मोस्ट जो है वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं गए हैं। ओके, तो इस चैप्टर से मेन टॉपिक मैंने बता दिए। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है, बायोटेक्नोलॉजी में ही हम अभी बात कर रहे हैं, दैट इज़ 12th चैप्टर। 12th चैप्टर है आपका। अब जो बायोटेक्नोलॉजी की हमने चीज़ें पढ़ी उनका इस्तेमाल करना है, उनकी एप्लीकेशंस आप पढ़ेंगे, ठीक है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और क्या क्या प्रोडक्ट जो है बनाए गए हैं और वहाँ से क्वेश्चन रहते हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो बायोटेक्नोलॉजी का है वो एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, आपकी जो स्पेस से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, इन सब में यूज़ किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी। अब आप बोलोगे कि बायोटेक्नोलॉजी का स्पेस से क्या, ऐसे चीज़ें बनाई जा रही हैं जिनको स्पेस में ले जाया जा सकता है, फूड के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए बायोटेक्नोलॉजी वहाँ हेल्पफुल होती है। तो ऐसी चीज़ें बनाई जा रही है, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म बनाए जा रहे हैं जिनको हम कहते हैं GMO, दैट इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। वो जो है एनिमल्स भी हो सकते हैं और वो प्लांट्स भी होते हैं। अब बहुत सारे प्लांट्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं एज अ फूड प्रोडक्ट, तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से पूछा जाता है गोल्डन राइस का क्वेश्चन। गोल्डन राइस जो है मॉडिफाइड जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट है जो विटामिन ए के लिए रिच माना जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। फिर क्वेश्चन आता है कि इंडिया में सबसे फर्स्ट कौन सा ऐसा प्लांट था जिसमें टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियर्ड वो फर्स्ट प्लांट था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ योर बीटी कॉटन। अब इस बीटी कॉटन की स्टोरी मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताई थी, लेकिन एडिशनल क्वेश्चन कुछ और हैं। मैंने कहा था जो ये बीटी कॉटन है या बीटी प्लांट्स, बहुत बीटी ब्रिंजल आज की डेट में है, तो मैं यहाँ पे बीटी कॉटन ही लिख रही हूँ। बीटी प्लांट है कोई जिसमें ये जो बीटी है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर टॉक्सिन की वजह से होता है। मतलब इस प्लांट में हम क्या कर देंगे, पर्टिकुलर टॉक्सिन को इंट्रोड्यूस कर देंगे। टॉक्सिन इन द फॉर्म ऑफ जीन, ऐसा नहीं टॉक्सिन डालेंगे उसमें, जीन पे कोट कर देंगे उसको, ठीक है। वो जो है इस प्लांट के लिए तो हार्मफुल नहीं होगा, बट वो जैसे जो चीज़ें उसको अफेक्ट करती हैं उसके लिए अफेक्टिव होगा और उसको डेथ तक उसकी कॉज कर सकता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप नोट करेंगे, ये जो जीन है जो इंट्रोड्यूस किया गया है उसको कोड किया गया होता है, दैट इज क्राइजीन। क्राइजीन क्या है, जो बीटी कॉटन, बीटी टॉक्सिन को कोड करता है जीन, वो क्या है, क्राइजीन है। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देंगे आप, जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। अब देखो कुछ, अब जो एक क्राइजीन है, अगर क्राई 1AC लिखेंगे, ऐसे ही नाम लिखेंगे आप, क्राई 2AB, ये नेम है दो। ये जो दोनों जीन हैं ये कंट्रोल करते हैं आपके कॉटन बॉलवर्म को। नोट करेंगे, हाईलाइटेड हैं ये कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कॉटन बॉलवर्म को। और नेक्स्ट है आपका दैट इज क्राई 1AB, ये किसको कंट्रोल करता है, तो यहाँ पे ये कंट्रोल करता है कॉर्न बोरेट को, ठीक है, ये भी आप नोट कर लेंगे। और ये क्या है, एक ऐसा जीन है जिसमें क्या डाला हुआ है, बीटी टॉक्सिन। अब क्या होता है, ये जो बीटी टॉक्सिन है, हमें पता है ये टॉक्सिन लगा हुआ है, लेकिन जब तक ये उस प्लांट में है जिसमें हमने आर्टिफिशियली इसको इंट्रोड्यूस करा है, तब तक ये इनएक्टिव है। क्या है, ये इनएक्टिव है। लेकिन मान लो यहाँ पे बग आ गया कोई, ठीक है, कोई केकड़ा जैसा आ गया इस प्लांट को खाने के लिए, है ना, इसको डैमेज करने के लिए, तो क्या होगा, ये बीटी टॉक्सिन है इसकी बॉडी में चला जाएगा, ठीक है, और ये इनएक्टिव से एक्टिव हो जाएगा जब इसकी बॉडी में, और इसकी बॉडी में कहाँ पे, इसकी बॉडी में जब ये एक्टिव कहाँ होगा, इन दी गट ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, क्यों होता है एक्टिव वहाँ पे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन पीएच इन दी गट ऑफ इंसेक्ट, वो उसको इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। किसकी एक्टिव फॉर्म, बीटी टॉक्सिन की, ओके। इसीलिए वो टॉक्सिन प्लांट में इनएक्टिव है, तो प्लांट को कोई हार्म नहीं हो रहा है, इस तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया है। आई होप बीटी टॉक्सिन का ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कुछ ऐसे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाए गए हैं, ठीक है, और जिसमें मतलब पेस्ट जो है उसका अफेक्ट, अगर पेस्ट आएगा भी तो उस प्लांट को कोई जो है अफेक्ट नहीं होगा। एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में। टोबैको की जो रूट्स हैं, टोबैको रूट्स को अफेक्ट करता है एक निमेटोड, निमेटोडा से बिलोंग करता है निमेटोड, और उस निमेटोड का नाम है दैट इज मिलोडी गायने, और इसकी स्पीशीज है इनकोग्निटा। ये निमेटोडा क्या करता है, इस टोबैको रूट में इन्फेक्शन क्रिएट करता है, ठीक है। अब इसकी वजह से इसकी रिडक्शन हो जाती है इसकी यील्ड में। तो जेनेटिकली क्या किया जाता है, इसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है, स्पेसिफिक जीन जो है, स्पेसिफिक जीन इसकी बॉडी में डाला जाता है, नेमेटोड स्पेसिफिक जीन, ठीक है, होस्ट प्लांट में, जिसकी वजह से फिर उसकी रूट जो है एंटी सेंस एक्ट करती है, मतलब उस निमेटोडा के लिए वो क्या करेगी, अफेक्टिव नहीं होगी, वो निमेटोडा वहाँ जाके उसको इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाएगा। और ऐसे प्लांट्स को हम यूजुअली क्या टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ ट्रांसजेनिक प्लांट, जिनके जीन्स जो हैं, जिन प्लांट के जीन्स जो हैं वो मैनिपुलेट किए गए हैं, बदले गए हैं, ऐसे प्लांट को हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंसुलिन का इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। जो आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाई जाती है, ठीक है, अगर ह्यूमन के लिए आर्टिफिशियल इंसुलिन जो बनाई गई थी उसे स्टूडेंट्स हम ह्यूमिलिन भी कहते हैं। अब जो है क्या होता है, इंसुलिन क्या है आपको पता है, पेंक्रियास से स्क्रीट होती है, पेंक्रियास की जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है वहाँ से अल्फ़ा बीटा सेल्स होती हैं, अल्फ़ा सेल ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स आपकी इंसुलिन स्क्रीट करती हैं। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि ये जो आर्टिफिशियल इंसुलिन है वो किसने बनाई है, दैट इज़ एली लिली, इन्होंने बनाई है, ठीक है, इन 1983। इन्होंने एक ऐसा डीएनए सीक्वेंस बनाया 1983 में, जिसमें इन्होंने ए चेन एंड बी चेन इंसुलिन के लिए इंट्रोड्यूस करी, किस में, एस्क्रेशिया कोलाई में, ठीक है, और एस्क्रेशिया कोलाई में, एक सेकेंड, कोलाई की स्पेलिंग, एस्क्रेशिया कोलाई में इन्होंने क्या करा, ये इंट्रोड्यूस करा और वहाँ पे उसको प्रोड्यूस करा। इसके बाद फिर वहाँ से सेपरेटली निकाल के एस्क्रेशिया कोलाई से ह्यूमन में इंट्रोड्यूस करा। ये प्रोसेस है। मोस्टली आप देखते होंगे कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एस्क्रेशिया कोलाई, इसका मैक्सिमम जेनेटिक इंजीनियरिंग में या बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जो इंसुलिन है, इंसुलिन में ए पेप्टाइड चेन होती है और पेप्टाइड, और बी पेप्टाइड चेन होती है। यूजुअली इसमें सी चेन भी होती है, सी पेप्टाइड भी होता है, बट सी पेप्टाइड जब मेच्योर इंसुलिन होता है उसमें एब्सेंट होता है, उसमें मेच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड एब्सेंट होता है। नेक्स्ट, जीन थेरेपी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं। जीन थेरेपी मतलब कि हमने पर्टिकुलर बॉडी में किसी जीन को थेरेपी देनी है, तो उसके लिए क्या होगा, अगर मान लो किसी जीन में डिफेक्ट होना चाहिए, तो फर्स्ट जो ये थेरेपी थी, फर्स्ट जीन थेरेपी जो है 1919 में जो है यूज़ की गई थी 4 इयर्स ओल्ड गर्ल के लिए। उसे क्या बीमारी थी, ठीक है, बीमारी का नाम आप लिखेंगे एडीए डेफिशिएंसी। उसको क्या था, एडीए डेफिशिएंसी। इसको ध्यान से समझेंगे, इम्यूनोलॉजी से भी रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ आएंगे। एडीए डेफिशिएंसी, और ये जो एडीए डेफिशिएंसी है, एडीए की फुल फॉर्म आप लिख लेंगे, दैट इज़ एडिनोसाइन डियामिनेज, डियामिनेज NAS। तो ये डेफिशिएंसी का नेम आपने लिख लिया। आखिर ये है क्या, ये जो बीमारी है ADA डेफिशिएंसी, इसमें क्या होता है, डिलीशन हो जाती है, डिलीशन ऑफ एडिनोसिन डियामिनेज जीन। ये हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट जीन होता है, जिसकी क्या हो जाती है, यहाँ पे डिलीशन हो जाती है इस बीमारी में। अब ये जो ADA है ये कहाँ होता है, ये हमारे लिम्फोसाइट्स पे, लिम्फोसाइट पे प्रेजेंट होता है। अब लिम्फोसाइट पे प्रेजेंट होगा, विच मीन्स ये हमें इम्यूनिटी देने का काम करता है, क्योंकि लिम्फोसाइट हमें इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी से जुड़े हुए हैं। अब
एक और क्वेश्चन यहाँ से आता है कि ये जो एडीए डेफिशिएंसी है इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी कहा कि एडीए किस में होता है, लिम्फोसाइट्स में। किस में कहा मैंने, लिम्फोसाइट्स में। और ये लिम्फोसाइट्स कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में। बोन मैरो में ही बनते हैं ना। जब मैंने आपको करवाया था कि बोन मैरो प्राइमरी आपका क्या है, लिम्फोइड ऑर्गन है, जिसके अंदर यूजुअली जिनको हम ट्रेनिंग स्कूल कहते हैं, टी लिम्फोसाइट्स का या लिम्फोसाइट्स का सिंपली, तो लिम्फोसाइट यहाँ बनते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में, और सेकेंडरी में जाके वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करनी पड़ेगी, तभी ये लिम्फोसाइट्स को हम ट्रीट कर सकते हैं और एडीए जीन आर्टिफिशियली उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया हो। एडीए डेफिशिएंसी जो है, जिसमें डिलीशन हो जाती है एडिनोसिन डायमिनेज जीन की, और ये एडीए जो है लिम्फोसाइट पे प्रेजेंट होता है। लिम्फोसाइट्स जो है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, जो कि आपका कहाँ कहाँ, जैसे मैंने बोन मैरो का यहाँ पे बताया, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें फाइनली इस जीन को ट्रीट करना हो। ठीक है, इसको दोबारा एक बार सुन ले अगर नहीं आपको समझ आया हो। नेक्स्ट इज, जो बायोटेक्नोलॉजी की मॉलिक्यूलर बेसिस पे हम कोई एनालिसिस करते हैं तो उनका अदर डायग्नोसिस के लिए भी यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल एलिसा टेस्ट है, तो उसमें कम्प्लीटली जो है वो हमारे ये जीन्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो कहीं ना कहीं डायग्नोसिस में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे बात आती है कि जो ऐसे एनिमल होंगे जिनके डीएनए में मैनिपुलेशन होगा, जैसे मैंने आपको ट्रांसजेनिक प्लांट बताए, वैसे ही ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी होते हैं जिनकी एनिमल बॉडी में जीन्स को बदला गया हो। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन याद रखना है, सबसे ज़्यादा जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल कौन से हैं, तो वो है माइस। क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट ह्यूमन लोग किस पे करते हैं, माइस पे करते हैं, और इनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारे माइस जो है आर्टिफिशियली जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनाए जाते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, यूज़फुल बायोलॉजिकल हम प्रोडक्ट्स कह सकते हैं, जिनकी हमें ज़रूरत है, और उनकी ज़रूरत है इसलिए हमें वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स की भी ज़रूरत है, इसलिए उन्हें बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन प्रोटीन है एक, ह्यूमन प्रोटीन जिसका नाम है अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन। ये किस चीज़ के लिए, ये प्रोटीन जो है हमारी बॉडी में यूज़ होती है किस डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए, दैट इज़, डिजीज़ का नेम है एम्फीज़मा। मैंने क्या कहा, एक प्रोटीन है जिसका नाम अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन है, इसका यूज़ किया जाता है किसके लिए, एम्फीज़मा के लिए। अब ये प्रोटीन है, इसको हम आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या होगा, हमें आर्टिफिशियल जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो है हम ट्रांसजेनिक एनिमल के थ्रू इस प्रोटीन को गेन करेंगे। हाउ, कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये एम्फीज़मा क्या होता है, जो हमारे लंग्स के अंदर एल्वेलाई होते हैं, ठीक है, लंग्स के अंदर छोटे छोटे एयर्स, जैसे ये यहाँ से ट्रेकिया से ब्रोंकाई, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, और एंड में जाके बलून लाइक स्ट्रक्चर जहाँ से डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होते हैं, इनको हम एल्वेलाई या एयर सैक कहते हैं। इनकी वॉल में इन्फेक्शन, वॉल डैमेज हो जाना, और यहाँ से सरफेस एरिया रेस्पिरेशन के लिए डिक्रीज हो जाना, इसी डिजीज़ को हम एम्फीज़मा कहते हैं। और इसको ट्रीट करने के, यहाँ से आपको एक और क्वेश्चन पता चलता है, एम्फीज़मा को ट्रीट करने के लिए ह्यूमन कौन सी प्रोटीन, दैट इज़ अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन, वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन कभी आया हुआ नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी है कि आ सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है। नेक्स्ट है फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, शॉर्टकट एब्रिविएशन ये लिखा जाता है फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये जो है एक आपका जेनेटिक डिसऑर्डर में इसको हम पढ़ते हैं। ओके, इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू काऊ जो बनाई गई थी उसका नाम क्या रखा गया था, रोजी। ओके, और ये रोजी जो थी ह्यूमन प्रोटीन रिच्ड मिल्क था इसके पास, और ह्यूमन प्रोटीन इसमें अबाउट 2.4 ग्राम पर लीटर थी। ओके, नेक्स्ट
एनसीईआरटी में गिवन है इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में सिर्फ अकेले इंडिया के पास ही राइस की कितनी वेराइटीज़ हैं, देख लो यहाँ मैं लिख रही हूँ 2 लाख। 2 लाख जो क्या है अकेले इंडिया के पास ही राइस की वेराइटियाँ, तो लगा लो हिसाब कितना ज़्यादा राइस जो है इंडिया में है, रिचेस्ट है, ठीक है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है द डाइवर्सिटी ऑफ राइस इन इंडिया इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, वन ऑफ द रिचेस्ट, सबसे ज़्यादा मत मान लेना इसको। अब देखो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बायोपायरेसी लास्ट टर्म हमारे पास रहती है कि बायोपायरेसी क्या होता है। अब मान लो ये टर्म यूज़ होती है बायो रिसोर्सेज के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ये कंपनी है, वो क्या करती है विदाउट एनी प्रॉपर अथॉरिटी के, ठीक है, विदाउट एनी प्रॉपर ऑथराइजेशन से किसी दूसरे की जो है वो कोई डिस्कवरी है उसका यूज़ कर लेती है, ठीक है, विदाउट नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, उसको बायोपेरेसी, मतलब एक तरह से किसी दूसरे का डाटा नॉलेज चुराना, उसी को हम बायोपेरेसी कहते हैं। तो ये थे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यहाँ पे एक बार रिपीट कर देती हूँ जो पूछे गए हैं इन दोनों चैप्टर से। फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्डन राइस का क्वेश्चन जो विटामिन ए के लिए रिच होता है। पीसीआर किसके लिए यूज़ होती है, दैट इज़ एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए की बहुत ज़्यादा कॉपीज़ बनाने के लिए। फिर यहाँ से क्वेश्चन रहता है आपका जो एंडोन्यूक्लियस, मैंने आपको बताया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, कट करता है डीएनए को स्पेसिफिक साइट पे, ठीक है। फिर बीटी कॉटन जो है फर्स्ट जो है बीटी कॉटन फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट है। बीटी कॉटन में इनएक्टिव फॉर्म में क्या होता है, बीटी टॉक्सिन होता है, ठीक है। ये बीटी टॉक्सिन कहाँ से लिया जाता है, ये आपका बैसिलस थ्रिनजेनेसिस जो बैक्टीरिया है उससे, जो कि एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो पीसीआर है वो उसकी डीनेचुरेशन के लिए वेरी हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट जीन थेरेपी जो है एडीए डेफिशिएंसी के लिए यूज़ हुई थी। डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, नेगेटिव चार्ज उस पर होता है। और यहाँ पे डीएनए को डाई करने के लिए, स्टेन करने के लिए इथिडियम ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है जो कि ऑरेंज कलर देता है डीएनए मॉलिक्यूल को। और यहाँ पे आपने पैलियंड्रोमिक सीक्वेंसेस जो मैंने आपको बताए वो ध्यान में रखने हैं, डीएनए पे स्पेसिफिक होते हैं, स्टिकी एंड क्या होता है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि क्लास +2 के ये 12 चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी। अब लास्ट का इकोलॉजी वाला पोर्शन रहता है, प्लीज़ वो आप उसको देख लें, उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फादर ऑफ इकोलॉजी, फिर आपका इसके फूड चेन फूड वेब से क्वेश्चन, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वहाँ से। और वहाँ से बहुत सारी कुछ टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं क्लाइमेटिक कंडीशन से रिलेटेड, फिर वहाँ से साइकिल वाले क्वेश्चंस, फिर डिकम्पोजिशन वाले क्वेश्चंस वहाँ से रहते हैं। और वहाँ पे बायोस्फीयर, इंडिविजुअल, कौन से कहाँ पे किसकी क्या रिलेशन होती है, किसने कौन सी टर्म दी है, इस तरीके के क्वेश्चन इकोलॉजी से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड लक। मैं आपको बता दूँ कि नेक्स्ट वीडियो में बायोलॉजी के लिए जो रहेगी, केमिस्ट्री के लिए भी मैं वीडियोस अभी एक एक दिन में एक वीडियो केमिस्ट्री के लिए भी अपलोड कर रही हूँ, लेकिन बायो के लिए अब आपका नेक्स्ट क्या रहेगा, वो आपका रिवीजन ही रहेगा, लेकिन मैं क्लास +1 के कुछ चैप्टर्स ले रही हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो थोड़े से टफ होते हैं, उन चैप्टर्स को मैं लूँगी, और वो चैप्टर्स आपको करना बहुत ज़रूरी है। एक रिवीजन सीरीज़ में ही वो रहेंगे, और वहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस बहुत, मैंने जो अभी जो अपकमिंग वीडियो आएगा वहाँ से जो पोर्शन मैंने बनाया है, उस पोर्शन में अबाउट जो है हर एक टेट एग्ज़ाम में अबाउट 10 to 20 क्वेश्चन, इनफैक्ट एक टेट एग्ज़ाम में 15 क्वेश्चन वहाँ से आ रखे थे। तो एस्टिमेटेड ये है कि 10 to 20 क्वेश्चन आपके उस पोर्शन से बनते हैं जो चैप्टर्स मैंने सेलेक्ट किए हैं, और वो 3 चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर 20 क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देख लीजिए वेटेज कितना हाई है, तो आप बने रहिए चैनल के साथ, और जस्ट आपको सुनना है और समझना है। आधे पौने घंटे की वीडियो होती है, वैसे यूजुअली आधे घंटे की होती है, कई बार वो 45 मिनट्स तक एक्सटेंड हो जाती है अगर कंसेप्ट थोड़ा लेंथी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं बहुत सारी डिफरेंट प्लेलिस्ट में डिफरेंट वीडियोस। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमने टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन की सीरीज़ जो है, जिसमें क्लास वाइज, ये क्लास +2 के लिए सीरीज़ सेपरेट है, जिसमें हम बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं और अपकमिंग डेज में नेक्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एक सीरीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको मिलती है जो है टारगेट HPTET बायोलॉजी सेक्शन के लिए। इसमें जो है बायोलॉजी रिलेटेड जितने भी अकॉर्डिंग टू HPTET क्वेश्चन जो है वो डाले गए हैं, वो क्लास +1 क्लास +2 के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। एक रीसेंट हमने सीरीज शुरू की है, दैट इज टारगेट HPTET केमिस्ट्री सेक्शन, और इसमें भी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के बेसिक्स जो है वो रहते हैं। एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें बायोमॉलिक्यूल हमने जो है वो कंप्लीट किया है, बायोमॉलिक्यूल के बेसिक प्लस इसमें सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ये जो प्लेलिस्ट है इसमें HPTET से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन वगैरह होता है उसको हम जो है अपलोड करते हैं। इसके बाद जो है बायो बूस्टर सीरीज आपको मिल जाएगी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, जिसमें आपको कुछ टॉपिक्स की ट्रिक्स और हैक्स में मिलेंगे। इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। क्लास +1 की टॉप 100 एनसीईआरटी की सीरीज आपको मिल जाएगी, जिसमें जो है हम काफ़ी ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं क्लास +1 से भी। किंगडम एनिमेलिया के लिए सेपरेट एक वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने कोर डेटा की क्लासेस को अभी डिस्कस नहीं किया है, रेस्ट हमने सारे के सारे फाइलम्स उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद HPTET की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है, क्लास 9 की बायोलॉजी है, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें आपको जो है, इसके बाद आप देख सकते हैं क्लास +2 की रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, 10th क्लास के CBSE NCERT की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी सेक्शन जो है वो क्लास +1 का डिटेल्स इसमें आपको मिल जाएंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट फॉर यू। यू कैन गो थ्रू द चैनल एंड वॉच द डिफरेंट वीडियोज. They may be helpful for your examination. Thank you so much for watching. Bye.